सूर की काव्य भाषा की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में सिही नामक गांव में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी उसकी? 1583 में। कहाँ पे हुई थी? पारसोली में। उनका काल कौन सा रहा था? भक्ति काल। भाषा उनकी है ब्रज। रचनाएं उनकी 3 प्रसिद्ध है, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो अब हम भाषा का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आंसर, सूरदास एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि है। उनके काव्य में एक और भावों का सहज उत्कर्ष दिखाई देता है। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का कलात्मक प्रयोग करके उसे उत्कर्ष प्रदान किया है। इन्हें ब्रज भाषा का वाल्मीकि भी कहा गया है। मेरी बब बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन पर झाई परत श्यामो हरि दूती होई। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे शब्दों का भंडार। सूर काव्य का शब्द भंडार अत्यंत विस्तृत है। संस्कृत भाषा, प्रचलित भाषा, तत्सम तद्भव विदेशी भाषाओं से सूर काव्य के शब्द भंडार मुख्यतः उपवर्गों में बांटे जा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखना है शब्द भंडार। जो सूरदास के जो काव्य हैं उन्होंने वहाँ पे शब्द भंडारों का आगमन कहाँ कहाँ से हुआ है, उन्होंने जो उनसे भी शब्द लिए हैं अपने उसमें रचनाओं में जो भी है उन्होंने कहाँ कहाँ से लिए है, प्रचलित भाषा से लिए है, संस्कृत भाषा से लिए है, तत्सम तद्भव शब्दों से लिए हैं, विदेशी भाषाओं से लिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे तत्सम तद्भव शब्द। सूर के काव्य में तत्सम तद्भव शब्दों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग से कवि की उच्च सांस्कृतिक दृष्टि का परिचय मिलता है। भावों की मार्मिकता व्यंजनात्मक अभिव्यक्ति में ये शब्द विशेष रूप से सहायक रहे हैं। इन्होंने अपने काव्य में कोमलकांत तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। तो सबसे उसके बाद हम लिखेंगे तत्सम शब्द कौन से होते हैं? लोचन, कमल, पंकज, तात, ये होते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द होते कान्हा, दही, आंगन, ये सारे हमारे होते हैं तत्सम शब्द। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट होगा देशज व विदेशी शब्दावली। सूर के काव्य में ऐसे शब्दों के प्रयोग से ब्रज की माटी की सौंद व सुगंध फैल गई है। विदेशी शब्दों को भी ब्रज के अनुकूल बनाने का प्रयास किया है, जैसे टकटोरन, झारी, अबीर, अरज, अमीर, प्रवाह। तो इसमें देशज है वो शब्द कौन कौन से होंगे? झगा, झारी, टकटोरन। उसके बाद होगा जो विदेशी शब्द हैं वो आएगा अबीर, अमीर, प्रवाह, दुश्मन, ये हमारे सारे होंगे विदेशज शब्द। अब नेक्स्ट है शब्दों की तोड़ मरोड़। कुछ विद्वानों ने सूर की भाषा की समीक्षा करते हुए उन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने कहीं कहीं पर भाषा के साथ खिलवाड़ किया है। तो उन्होंने तक मिलाने के लिए कहीं कहीं पर शब्दों को तरोड़ मरोड़ दिया है, जो कि सार्थक है। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टिकुट शब्दावली। एक और सूर की भाषा में सहजता से हृदय को छूती है। उसके बाद था उन्होंने वो होता है कि सहृदय मतलब हृदय को छूती है। तो दूसरी और संस्कृतनिष्ठ भाषा पांडित्य का प्रदर्शन करती है। इस शैली में रचित लगभग 300 पद मिलते हैं। ऐसे पदों के अर्थ जानने में शब्दों की खींचातान करनी पड़ती है। दृष्टिकुट शब्द मतलब उन्होंने अपने मतलब पांडित्य प्रदर्शन सिद्ध करने के लिए उन्हें दृष्टिकुट शब्दावली का मतलब कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। तो ऐसे शब्दों को लोगों को जानने के लिए उन शब्दों के अर्थ के साथ खींचातानी करनी पड़ती है। शब्द भंडार की समृद्धि का स्वरूप। सूरदास में सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का अर्थ अभिव्यक्त होता है। हिंदी भाषा दृढ़ भाषा नहीं है, बल्कि विश्व की एक समृद्ध भाषा है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में मिलते जुलते शब्द इस प्रकार है: सी, लुक, ऑब्जर्व, टेक, नोटिस। जबकि सूर ने अपने मतलब देखना क्रिया के लिए इंग्लिश में तो ये सी, लुक, ऑब्जर्व, टेक, नोटिस आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि हिंदी में पेखी, विलोकी, अवलोकी, देखो, दर्शन आदि शब्द का प्रयोग किया है देखना क्रिया के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है शब्द शक्तियाँ। भावों की अभिव्यक्ति में शब्द शक्ति की विशेष भूमिका होती है। सबसे पहले आएगी अभिधा।
अभिधा शब्द शक्ति। भावों की सीधी सरल व सरस अभिव्यक्ति ही अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लक्षणा शब्द शक्ति। सूर काव्य में लक्षणा शक्ति का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है। जैसे तन मन लियो अंजोर। व्यंजना शब्द शक्ति। शब्दों का चमत्कार और अर्थ गंभीर्य है। सूर ने सबसे अधिक व्यंग्य और लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है। मतलब कि उन्होंने उपालंब आदि, जैसे उपालंब देते हैं गोपियाँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकोक्तियाँ व मुहावरे। इनके सटीक प्रयोगों से भाषा में जीवंतता और प्रवाहमयता आती है। सूर ने जिस प्रकार मुहावरे का प्रयोग किया है वह अत्यंत दुर्लभ है। जैसे आए जोग सिखावन पांडे। इस पद में मुहावरे व लोकोक्तियों की झड़ी लगा दी है। अब आएगा काव्य गुण। सूरदास की काव्य की भाषा प्राय प्रसाद व माधुर्य गुण संपन्न है। श्रृंगारिक वर्णों में भाषा प्राय माधुर्य गुणों में से ओतप्रोत है। माधुर्य और ओज की अपेक्षा प्रसाद गुण का क्षेत्र अधिक व्यापक है। अपने आराध्य की लीलाओं का जन साधारण तक संप्रेषित करने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसाद गुण काव्य का प्रयोग किया है। 3 उन्होंने काव्य गुण माने, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रसाद गुण को ही प्रसाद गुण ही सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रयोग किया है, क्योंकि अपनी आराध्य की लीलाओं का गुणगान करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसाद गुण का ही प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है शैली तत्व। इन्होंने मुख्यतः 2 शैली का प्रयोग किया है। सबसे पहला है चित्रात्मक शैली। भावों का चित्रण हो या दृश्यों का, वे सभी पाठक के मन को अत्यंत मनोरम कर देती है। अब नेक्स्ट है इतिवृत्तात्मक शैली। इस शैली में उन्होंने पदों, लीला को घटनाक्रम अनुसार को व्यवस्थित व बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जो कि रचना को सुंदर बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अलंकार। सूर ने प्राय अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने गुण, रूप और क्रिया व्यापार का उत्कर्ष, जिससे क्रिया व्यापार का उत्कर्ष बढ़ता रहता है। उसके बाद है इन्होंने उसमें जैसे विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करा है। ये हम उदाहरण में दे देंगे। जो बूढ़े श्याम रंग त्यो उज्ज्वल होए। अब हम निष्कर्ष, लास्ट में हमने निष्कर्ष देना है। अंततः कहा जा सकता है कि सूर की काव्य भाषा के विविध तत्वों का विवेचन के उपरांत कहा जा सकता है कि भाषा सर्वगुण संपन्न है। उनकी मृषणता, प्रांजलता, लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता, भावोत्कर्ष, अलंकृत श्लाघ्य है। सूर ने जनपदीय भाषा को अपने कवित्व शक्ति के बल पर भव्य साहित्यिक रूप प्रदान किया है।